प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बातों बातों में मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले हम उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में। तकरीबन हर घर में सुबह की शुरुआत अखबार की एंट्री से। हमारे प्रोग्राम बातों बातों की शुरुआत विपिन साहब की एंट्री से होती है और अखबार पढ़ने की शुरुआत पहले सुर्खियों से और फिर उस दिन के कार्टून से। ये तो अपने कार्टूनिस्ट काक साहब लग रहे हैं। ओह लीजिए, फोन की घंटी बजी। फोन है दिल्ली दूरदर्शन से। काक साहब, आपको बातों बातों पे लपेटना है। क्यों साहब, छुट गए पसीने ना? लीजिए, अब शुरू हुई बातों बातों में अपीयर होने की जोरदार तैयारी। काक साहब का सारा परिवार बैठकर बातों बातों में प्रोग्राम का पुराना कैसेट देख रहा है। और फिर बनना ठनना भी तो है। अच्छा, क्या पहना जाए? ये तो ठीक नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगा। और उधर एज यूजुअल विपिन साहब अपने नए शिकार की तलाश में घूम रहे हैं, यानी काक साहब का घर ढूंढ रहे हैं। पता नहीं पता क्यों भूल जाते हैं हमेशा। अजी साहब, घर में बेटा फोटोग्राफर हो तो कहने ही क्या, एंगल्स की क्या परवाह और क्या फिक्र। तो ये है प्रोग्राम से पहले का फोटो सेशन। माशाअल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। छोटा बेटा पिताजी को इंटरव्यू में दिखाए जाने वाले कार्टून बनाने में मदद कर रहा है। दूरदर्शन वाले नहीं आए। अच्छा हुआ नहीं आए। विपिन साहब की जगह बेगम साहबा को सवाल जवाब की प्रैक्टिस करवाने का वक्त जो मिला, ओफ, फिर ये ऊंचाइयां। आदाब काक साहब। आइए, वेलकम, नमस्कार। कैसे हैं हुजूर? मेहरबानी सब। और बस कुछ आप नर्वस से लग रहे हैं, क्या बात? अरे नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा था, नर्वस होने क्या हुआ? नहीं, अगर हो रहा है, पसीना आ रहा है तो मैं रुमाल दूं आपको। अरे आप क्यों रुमाल अपना खराब कर रहे हैं? मैं तो वैसे ही इंटरव्यू तो देता ही रहता हूँ, उसमें आप इंटरव्यू तो लेंगे और क्या। जी, वो टेलीविजन वगैरह को भी दे चुके हैं? टेलीविजन तमाम वीडियो फिल्म्स वगैरह सब बना करती हैं और बाहर की टीवी भी ले गए हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास। अब वैसे आप तो नहीं फील कर रहे हैं कुछ? नहीं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि नर्वस फील ना करूँ, है ना। एनी हाउ, बी रिलैक्स्ड, इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस। तो फिर रिलैक्स होके पहला सवाल पूछूं? हाँ बिल्कुल, आप आए किस लिए? तो काक साहब, जो पहला सवाल हमारे जहन में आता है वो ये है कि आपका असली नाम है हरीश चंद्र शुक्ल, मगर आपने इस नाम के साथ काक जोड़ रखा है। तो हुजूर, आमतौर से लोग जो हैं अपना तकिया कलाम किसी खूबसूरत से पक्षी यानी मयूर या हंस पर रखते हैं। आपने ये कौवे के साथ खुद को क्यों जोड़ लिया? सब काक के लिए, यानी कि आपको एतराज हो सकता है। अगर मैंने काक में रखा होता, हंस रखा, तो बिपिन और काक में फर्क क्या होता है? दोनों एक ही जैसे दिख रहे होते। और फिर मैं लगूं तब ना हंस। और फिर काक ऐसा नाम है जिसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन आप बड़ी हिकारत की नज़र से अगर देख रहे हैं काक को, तो मैं काक के बारे में आधा घंटे बोल सकता हूँ। आपका पूरा बातों बातों का कार्यक्रम उसी में खप जाएगा। 2-2.5 मिनट ही बोल दीजिए। अरे 2-2.5 मिनट में तो कहना मुश्किल है। लेकिन काक, आप तो जानते ही हैं कि सारे हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अगर कहीं भी कोई प्राणी या जीवन मिलता है तो काक वहाँ होगा। और काक की आवाज़ जीवंतता का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक। अगर कहीं जीवन है तो काक है। जी।
और काक की वैरायटीज इतनी हैं उसके गुणों के लिहाज से कि उसकी श्रद्धा अगर देखनी हो तो वाल्मीकि कहते हैं काकई निष्कुशितम सभी कवलितम गोमायुर्भिलुंठितम। अगर मोक्ष की कामना इससे बड़ी नहीं हो सकती है कि गंगा किनारे शव पड़ा हो उसका काक भक्षण कर रहे हो। काक को पहला ग्रास निकालते हैं गौ के। काक दृष्टि तो शायद आपने सुना ही होगा, चालाकी। और काक की धृष्टता अगर आप जानना चाहते हैं तो सीता की अब रामायण सीरियल तो आप देख ही रहे होंगे, जिस रावण ने पूरा अपना विध्वंस कर डाला सीता के लिए, उसके पैर में चोंच मारी है उसने। अब इससे बड़ी धृष्टता कोई करने की हिम्मत नहीं कर सकता। और हमारे तो एक मित्र हैं कवि, अच्छे कवि हैं, उन्होंने आपको काँव काँव की आवाज़ लगती है बड़ी कर्कश है, हालांकि काक कहीं कलकंठ कठोरा, काक को कोयल की आवाज़ बड़ी कठोर दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर उसकी निस्तब्धता के भी प्रतीक उसने बनाया है काक को। हमारे बड़ा अच्छा गीत है, दोपहर का समय है, वो कहते हैं कौवे लगे पंख खुजलाने नीम तले, फिर दोपहर लगी अलसाने नीम तले। अब जो दोपहर की अलसाहट है वो कौवे की प्रेजेंस में ही कितनी मुखर है इसमें। बेशक। तो ये शांति का भी प्रतीक है। तो अब आप अगर एक तो या तो आप इस तरीके अगर आप हमारी अवमानना करने समझ रहे हो, अवहेलना करने के लिए कह रहे हो तो आप काक शब्द वापस कर लीजिए, नहीं तो इंटरव्यू चौपट हो जाएगा। हमने वापस ली। ये काक साहब, आपकी ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, यानी आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? भाई जन्म के बारे में पूरा सुनिश्चित नहीं हूँ कि ननिहाल में हुआ कि अपने गांव में हुआ। वैसे गांव का ही कहा जाऊंगा, और गांव मेरा है पूरा गांव है, उसका नाम पूरा है, और जिला उन्नाव, हाँ यूपी जी। और कब हुआ इसके बारे में यही कह सकते हैं तब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू ही हुई थी, और वो युग कार्टूनिस्टों का युग था जी। कुछ कार्टूनिस्टों ने हिटलर जैसे तानाशाह को हिला रखा था, परेशान था उससे। तो कह सकते हैं कि जो स्वर्ण युग कार्टूनिस्टों का उसमें जन्म लिया है उसी का कुछ असर होगा, और तो कोई कारण मिलता नहीं मुझे। फिर भी आप डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानना ही चाहते हैं तो मैं अपनी पत्नी से 5 साल बड़ा हूँ, आप उनसे पूछ लीजिए, उसमें 5 साल जोड़ लीजिए। 1940 शायद 15 मार्च या 16 मार्च। आज तो काक साहब आप कार्टूनिंग की दुनिया में काफ़ी मकबूलियत और शोहरत हासिल कर चुके हैं, मगर आपने अपना पहला कार्टून कब बनाया और कब आपको एहसास हुआ कि आप अच्छे कार्टूनिस्ट बन सकते हैं? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि मुझे एहसास कब हुआ, लेकिन शायद प्रक्रिया जरूर रही। जब मैं 7th में था तो मैंने एक बंदर बनाया खो करते हुए, और उस पर हमारे कलाध्यापक जो थे उन्होंने गुड दे दिया। गुड। अब वो गुड हमारे लिए शायद प्रेरणा का स्रोत बन गया, या वहीं से शुरुआत हो गई, एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि कैरिकेचर में भी एक्सप्रेशन दिया जा सकता है। फिर तो मैंने 8वीं में इम्तहान दे रहा था, एक पक्षी बनाने का है, तो मैंने बनाया बगला भगत, उसको पगड़ी बना दी, तिलक लगा दिया और माला पकड़ा दी। तो मैं जब बना रहा था तो हमारे इन्विजिलेटर्स जो चेक कर रहे थे, वो एक इन्विजिलेटर आया, उसने खुद देखा, उसके बाद फिर दूसरे को भेजा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह एक सीरियल बन गया आने का। तो मैं कुछ झिझका भी, शायद मैं गलत कर रहा हूँ या इम्तहान के साथ मखौल तो नहीं कर रहा हूँ। तो लगा कि अगर कुछ न कुछ तो इंस्पायर कर रहा है उनको, जो और एक हिम्मत भी बंदी, और मैंने अच्छे नंबर भी प्राप्त किए उसमें। 8वीं की परीक्षा थी। तो ये तो एक शायद कहीं स्वाभाविक प्रक्रिया थी जिसको, या स्वभावगत ऐसा कुछ था जिससे मैं कार्टून के लिए प्रेरित हुआ। पहला कार्टून मेरा 6 जुलाई 1967 को हुआ। उसी दिन मेरे पहले बेटे का भी जन्म हुआ था। अच्छा। और मुझे बताया गया कि बेटा जो पैदा हुआ है, तो मैंने तो उसको एज ए थर्ड पार्टी शायद, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, और सारी खुशी मुझे कार्टून के उसकी थी। तो एक मित्र हमारे अच्छे साहित्यकार हैं, उन्होंने कहा कि भाई कार्टून आपका क्रिएशन था, बेटा क्रिएशन था कि नहीं था ये।
वैसे तो हम जानते हैं काक साहब कि आप अपनी बेगम से बहुत ज़्यादा डरते हैं, मगर फिर भी कभी आपने ज़रा सी थोड़ी सी हिम्मत करके कभी उनका कार्टून बनाया हो? पहले आप बताइए, आपको ये कैसे मालूम है मैं डरता हूँ? इसके माने या इसके पहले भी आए हैं यहाँ पे? ऐसा तो कुछ नहीं है। जी नहीं। और कार्टून बनाने का भाई हिम्मत तो नहीं पड़ी है, लेकिन एक कार्टून छपा था आज में, उन दिनों फूलन आई हुई थी कानपुर के आसपास, एक समाचार सभा आई थी, नहीं रहे थे तो मैंने बनाया कि भाई मैं घर के बाहर निकल रहा हूँ, स्कूटर निकाल रहा हूँ गेट के पास, और हमारी पत्नी कह रही है कि भाई आज इस फूलन के ऊपर कोई कार्टून नहीं समझ रहे हैं नहीं, तो वो कार्टून बड़ा हिट हुआ था। इस तरह का कुछ था, वो पड़ा भी होगा शायद। एक दहेज पर भी हमने देखा था कार्टून। हाँ, दहेज उन दिनों बड़ा जो उसके साथ चल रहा था अभियान वहाँ, तो मैंने बनाया था दहेज पे कि भाई वो पत्नी या लोगों ने यही, मैंने पत्नी का चेहरा नहीं बनाया था, लेकिन लोगों ने कहा कि आप ही का अपने परिवार को बनाया आपने। तो वो बड़ी मिलिटेंट जा रही है कि दहेज का सत्यानाश, दहेज लेने वालों का सत्यानाश हो। तो हस्बैंड कह रहा है कि अरे भावुक न हो भगवान, अपने चारों लड़के ही लड़के हैं। तो इस तरीके से जिक्र तो आता ही रहता है, लोग मैं बनाता हूँ तो लोग समझते हैं मेरी अपनी रियल लाइफ है, हालांकि वो होती है उनकी लाइफ। काक साहब, आजकल दूरदर्शन का बहुत बोलबाला है, और जैसा कि आप भी देखते होंगे कि बहुत से नए नए सीरियल्स आ रहे हैं और दूरदर्शन को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, टेलीविज़न को बहुत देखते हैं, तो उस पर कोई कार्टून आपने कभी बनाया? टेलीविजन का तो मतलब महीने में एक आध बार आ ही जाता है, कोई न कोई जिक्र उसमें टेलीविजन पे कमेंट्स होते हैं। अब इस वक्त तो अभी इस महीने में कुछ नहीं किया, नहीं अक्सर आपके ऊपर नज़र रहती है हमारी, और वो लोग इंतज़ार करते हैं कि काक ने कुछ कहा होगा तो आपके फॉल्ट्स के ऊपर भी आप ऐसा नहीं किया, हरदम मैंने क्रिटिसाइज ही किया है, लेकिन मोस्टली क्रिटिसिज्म ही, क्योंकि व्यंग और कार्टून की सटायर करने के एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो आपके फॉल्ट्स ही वही अपील करती हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ अच्छा हुआ था इस पहले। काक साहब, अगर इजाज़त दें तो आपसे एक शैतान सा सवाल पूछ लूँ। हमें ऐसा पता है कि आप खूबसूरत चेहरों में बहुत रुचि रखते हैं, तो क्या खूबसूरत चेहरे भी आप में इंटरेस्ट दिखाते हैं? क्या कार्टूनिस्ट से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि खूबसूरत चेहरों में रुचि रखें? और खूबसूरत चेहरे तो बहुत ही सबसे ज़्यादा कार्टूनिस्ट को घेरते हैं। तो जो मैं बाहर निकलता हूँ तब आप समझेंगे, शायद हो सकता है मैं आपकी जैसी मेहनत गैदरिंग नहीं कर सकता हूँ खूबसूरत चेहरों, लेकिन मेरे खूबसूरत चेहरों में खूबसूरती नहीं होते हैं, कुछ उनमें ग्रेविटी भी होती है शायद। वो हमें ऐसा भी पता चला है कि आप बहुत ही भुलक्कड़ किस्म के व्यक्ति, तो क्या सच? ये आपको सब जानकारियाँ मिली कहाँ से भाई? भुलक्कड़पन तो मुझे तो यही नहीं याद रहा था आज आप आने वाले हैं, लेकिन और परिवार को पूरी तरह याद था कि आना है, दूरदर्शन का मामला है। अब हुआ यह कि एक बार तो भुलक्कड़पन का ही पूछ रहे हैं, तो मैं तो एक बार बच्चे को लिए हुआ था गोद में, ये तीसरे नंबर का बच्चा था, तो मंदिर गया हुआ था, वाइफ भी थी। तो फिर जाने का सोचा कि बच्चा कहाँ है, और मैं परेशान और ढूंढने का बच्चा कहाँ। तो वाइफ ने अब तब तक लौट क्या ही करेंगे, ये किसको लिए वो गोद में। ऐसे एक बार मैंने कानपुर में था, प्रेस के लिए निकाला स्कूटर में, तो स्कूटर पे कुछ खराबी आ गई या क्या हुआ, तो मैंने उसको रखना पड़ गया। अब मैंने साइकिल उठाई कि साइकिल से निकल जाए, क्योंकि वहाँ रिक्शा उपलब्ध नहीं था, जल्दी थी मुझे। तो वो हेलमेट लगाए हुए कम से कम मैं 200 गज तो चला ही गया हूँ साइकिल पर बैठ। हाँ, साइकिल पर बैठ। तो तब तक वाइफ ने देखा तो किसी लड़के को भेजा, दौड़ के जाओ जल्दी से उतार। तो अब ये है भुलक्कड़पन। तो भूलूं नहीं तो मैं कार्टून न बना पाऊँ जी। मुझे नहीं याद रहता है कि मैंने आज कार्टून क्या बनाया या क्या छपा है, जबकि हमारे रीडर्स को 10 साल पहले या 15 साल पहले कौन कार्टून छपा था उसको शब्दशः जब दोहराते हैं तो कभी कभी लगता है ये मैंने बनाया है, और मैं खुद एडमायर करने लगता हूँ क्या अच्छा कार्टून था।
जरा कागज और वो स्केच पेन देंगे मुझे? किस पे? तो हुजूर, अब जो सवाल हमारे जहन में आता है कि जो कार्टूनिस्ट है उसके जो जी में आता है वो बनाता है, जिसका कैरिकेचर चाहता है उसे खींच देता है कागज पर। तो क्या आपकी लिमिट्स हैं? क्या आपको सब कुछ माफ है? नहीं, ये लिबर्टी का मामला ऐसा है कि अब ये तो कार्टूनिस्ट एक प्रिविलेज्ड तो थोड़ा होता ही है। जो बातें एक एडिटोरियल में लिखने से या रिपोर्टिंग करने से हर्ट कर सकती हैं या जिस पे ऑब्जेक्शन हो सकता है, उसमें कार्टूनिस्ट को थोड़ा प्रिविलेज मिला हुआ। लेकिन इस प्रिविलेज का अर्थ ये नहीं है कि हम जो चाहे सो कहते रहें। हमको उस अखबार की सीमाओं में ही कहना है और पूरी इंटेंसिटी और पूरा थ्रस्ट के साथ कहना है। उस छोटी सी जगह में वो सब कुछ कह देना है जो हमारा अखबार का दूसरा माध्यम नहीं कह सकता, जो जनता समझती है कि मेरी बात कन्वे नहीं हो पा रही है, उस चीज को सामने पूरे थ्रस्ट के साथ एडमिनिस्ट्रेशन जिसको देख सके, जिसको मासेस देख सकें और जुड़ सकें। तो ये लिबर्टी, मेरे लिए लिबर्टी कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है। एक बात ये होनी चाहिए, कार्टूनिस्ट की नीयत सही हो, ईमानदारी हो और उसमें जीवन के और सामाजिक विकृतियों के प्रति सही भावना के साथ देखने की दृष्टि हो। बेशक। काक साहब, आज आप भी हमारे प्रोग्राम बातों बातों में आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम पहले भी देखते रहते होंगे। तो कभी इस प्रोग्राम पर आपने कोई कार्टून बनाया? बनाया है एक आध, जो अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं। जरूर। लेकिन पब्लिकेशन के लिए नहीं दिया तो आपकी सेहत के लिए खराब होगा। काक साहब दुनिया जहान के कार्टून बनाते रहते हैं, कभी खुद का आपने कार्टून बनाया? खुद का कार्टून देखिए, मेरा ईश्वर से बड़ा कोई कार्टूनिस्ट नहीं हो सकता है। अब उसकी कृति में मैं कोई छेड़छाड़ करूं तो ईश्वर के प्रति अपराध हो जाएगा। और मेरा कार्टून तो बनता ही रहता है। मैं जो कभी भाषण देता हूँ, जबलपुर में बना गया था भी पिछले हफ्ते, तो एक लड़का खींच खांच के लाया मेरा माई गॉड फादर। और इतने कितने कार्टूनिस्ट अभी पढ़े होंगे तमाम, इतने प्रेम से दे जाते हैं जी। मैं जब तक बोल रहा हूँ उसी में वो खींच खांच के, चाहे वो कैरिकेचर उसमें ना आ पावे, खाली एक रेखांकन ही हो, लेकिन बड़ी ललक होती है कार्टून बनाने की। तो मैंने अपना कार्टून नहीं बनाया, और अपना कार्टून बनाना कोई अकलमंदी काम है। तो हुजूर, अब चलते चलते ये बताइए कि आप कार्टून बनाते बनाते बोर नहीं हुए अभी तक? ये अगर बोर होने की स्थिति होती तो मैं अच्छी खासी नौकरी छोड़ के, जो सरकारी नौकरी छोड़ के मैं यहाँ क्यों आता। इसमें वही तो एक जीवंतता देखते हैं इसमें कि अखबार का एक दिन न जाना, अब 2 दिन मैं इधर नहीं गया हूँ, लगता है कि मैंने कुछ जिया ही नहीं जी। तो ये तो अनवरत जिंदगी जीने के लिए मैं कार्टून बना रहा हूँ, तो बोर होने कोई प्रश्न ही नहीं होता। ये क्या बना रहे हैं आप? आप भी तो कुछ खींच रहे हैं। मैं तो आपको खींच रहा हूँ। मुझे खींच रहे हैं तो मैंने भी आप ही को बनाया। देखें, ये अपना कार्टून देख लीजिए। बातों बातों में, मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले हम उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में। बातों बातों में, मुलाकातों में हमने कहा क्या, उनसे सुना क्या, जिनसे मिले हम उनसे मिलो तुम। बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में।